हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रार क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। मतलब रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको बेसिक तो पता ही होगा कि कोई भी एटम है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे मैंने कार्बन एटम दिखा रखा है एंड इसके न्यूक्लियस में यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 प्रोटॉन है एंड 6 आपके न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब बात ये है यहाँ पे कि कोई भी, जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, पहले आप ये देखो, यहाँ पे समझो, ये जो आपका प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन मान लीजिए आपका ग्रीन वाला है, न्यूट्रॉन आपका मान लीजिए रेड वाला है। ओके, तो प्रोटॉन का हमें पता है कि ये इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो अब सवाल ये है, हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये साथ नहीं रह सकते बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट्स। ओके, जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये तो सेम है, तो ये अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, ये एक साथ हैं कैसे न्यूक्लियस के अंदर, ये दूर क्यों नहीं जा रहे हैं। ओके, ऐसा तो नहीं है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है एंड दोनों प्लस माइनस अट्रैक्ट्स, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। सारे ही पॉजिटिव हैं एंड जो दूसरा है वो न्यूट्रल है। तो अब सवाल ये है कि एक साथ ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे हैं। ओके, अब आप समझो ये क्या हो रहा है। देखो, यहाँ पे वो जो आप ये देख रहे हो ना, ये पर्पल वाले, ये पॉजिटिव दिखाए गए हैं, ये प्रोटॉन्स हैं एंड आपके जो लाइट ब्लू वाले हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, ये आपस में आप देख रहे हो कि जुड़ रहे हैं। ये कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ओके, ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन सबके बीच में एक स्ट्रॉन्ग ग्लू की तरह काम करता है एंड इन्हें होल्ड करके रखता है। ओके, तो होता ये है कि जब आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स होता है तो ये आपस में इन सबको रोक के रखता है एंड आपका जो न्यूक्लियस है वो आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हो, अपने घर में, अपने अराउंड, जहाँ भी, सब कुछ स्टेबल एटम्स हैं। ओके, इसका ये मतलब है कि उन एटम्स का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसने सबको आपस में बांधा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। लेकिन बात ये है कि हर एक एटम का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है, कुछ कुछ अनस्टेबल होता है। ओके, अब सवाल है अनस्टेबल कौन सा होगा। देखो, आप मान लो ये कोई एटम है, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन जब न्यूट्रॉन्स के नंबर में या प्रोटॉन के नंबर में गड़बड़ी हो जाए, कुछ मतलब बढ़ जाए, या न्यूट्रॉन बढ़ जाए या प्रोटॉन बढ़ जाए, ओके, तो ये स्टेबल नहीं रह पाता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, ये एटम है, किसी भी आप एलिमेंट का एटम ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है आपको कि प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ओके, एंड सब आपस में जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट आप प्लस प्लस को देखोगे तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फिर भी आपका न्यूक्लियर फोर्स इतना ज़्यादा है कि जो रिपल्शन है उसको भी कैंसिल कर रहा है। ओके, फिर जैसा कि मैंने बताया कि हर एक न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। ओके, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है एंड ये ऐसी फीलिंग होती है जैसे मान लो यू वांट टू स्नीज आउट, आप छींकना चाह रहे हो। ठीक है, तो कुछ आप कैसी फीलिंग आती है, लाइक आप जिसके सामने भी खड़े हो वो आप क्या, आप उसको इशारा करते हो कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे छींक आने वाली है। मतलब आपकी बॉडी गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इस तरीके से आप फीलिंग करते हो ना कि एक मिनट में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मुझे छींक आने वाली है, और आप इशारा करते हो कि रुको रुको। तो उस टाइम जो फीलिंग होती है बॉडी की, ठीक है, वैसी ही फीलिंग अब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस की होती है। द मोमेंट यू स्नीज आउट, जैसे आप छींक देते हो, ठीक है, आपने छींका, फिर जो भी सब्सटेंस आउट हुआ, कुछ जो डस्ट था जो भी था वो अब आउट हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप अब स्टेबल हो गए। ठीक है, एंड आपने अपने बॉडी से कोई सब्सटेंस भी रिमूव किया, जब वो चीज़ रिमूव हो गया तो आप स्टेबल हो। सेम ऐसे इसमें भी होता है। ये जो न्यूक्लियस है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो आप अब इसको ये अनस्टेबल वाली फीलिंग आ रही है, ये परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। नाउ दिस न्यूक्लियस वांट टू गिव ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, और आपका प्रोटॉन जो भी था ये चाहता है हट जाए मेरे पास से, मैं स्टेबल हो जाऊं। ओके, तो
वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को गिव ऑफ करता है एक न्यूक्लियस, ठीक है, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। समझ में आया? स्टेबल होने के लिए, मतलब कोई भी न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए वो जो गिव ऑफ करता है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, उसी को कहते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। ओके, एंड ये तो प्रोसेस है, एंड इसमें जैसे कि इसने गिव ऑफ किया, कुछ दिया, तो इसके पास कुछ कमी हुई। अभी ज़्यादा था चीज़, अब इसके पास क्या हो गया? कम हो गया, अब स्टेबल हो गया। तो ये जो कम हो गया ना, उसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, डिके मतलब कुछ कम हो जाना, घट जाना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है किसी भी न्यूक्लियस का स्टेबल होने के लिए एक्सेस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को गिव ऑफ करने का, उसी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। होप आई एम मेकिंग सेंस? ओके, अब जब ये स्टेबल होने के लिए डिके करता है, मतलब जो पार्टिकल्स निकालता है अपने अंदर से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ये 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है, या तो अल्फा डिके होगा, या बीटा, या फिर गामा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब ये अनस्टेबल था तो स्टेबल होने के लिए कैसे इसका डिके हुआ, कैसे ये न्यू सब्सटेंस में बदला। ठीक है, नए सब्सटेंस बना लिए इसने। ओके, ये अनस्टेबल था, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसने ऐसा किया। ठीक, तो अल्फा डिके में आप देखिए, इसने 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन यहाँ से अपने आप से निकाले हैं, यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अल्फा डिके दिखाया गया है यूरेनियम 238 का, आपका यूरेनियम 238 था। ठीक है, एंड यहाँ पे था ये 92 इसका एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या हुआ? अल्फा डिके। जब भी अल्फा डिके होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो एटॉमिक वेट में 4 की कमी आएगी। ओके, एंड जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो जाएगा। ठीक, एंड एक नया एटम बन जाएगा। अब ये यूरेनियम नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? थोरियम। ठीक है, जैसे ही यूरेनियम 238 का अल्फा डिके हुआ, तो इसका जो एटॉमिक वेट था उसमें 4 की कमी आई, जो एटॉमिक नंबर था उसमें 2 की कमी आई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये हमेशा आप याद रखिए, कोई पूछे अल्फा डिके होता है किसी भी एलिमेंट में, तो उसका एटॉमिक वेट में क्या कमी आएगी एंड एटॉमिक नंबर में क्या कमी आएगी, तो आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट 4 से माइनस हो जाएगा, एंड आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से होगा। यहाँ पे मैंने अल्फ़ा, बीटा एंड गामा तीनों डिके दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसको 5 कर लीजिए, ये 5 है। ओके, अब देखो यूरेनियम 235 था, इसमें क्या हुआ? अल्फा डिके। तो मैंने बोला था एटॉमिक वेट में 4 से कमी आएगा, 235 था तो ये 231 हो गया। ये पहले क्या था? 235, इसमें अल्फा डिके हुआ तो 4 घट गया, एंड जो आपका एटॉमिक नंबर इसमें 2 से कमी आती है, तो ये 92 था, ये कितना हुआ? 90। 4 कमी ऊपर, 2 की कमी नीचे। ठीक, बीटा डिके में देखो, बीटा डिके जब भी होगा तो जो एटॉमिक वेट है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ये सेम रहेगा। लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर है इसमें क्या होगा? 1 से ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो गामा डिके होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो 235 यहाँ पे, 235 यहाँ भी, ये 92 तो ये भी 92। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये जो तीनों आपके डिके होते हैं, कौन कितना पावरफुल है। जैसे अल्फ़ा है, ये पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। ठीक, बीटा जो है अल्फ़ा से स्ट्रॉन्गर होता है, ये पेपर को पेनिट्रेट कर लेगा, एल्यूमिनियम को नहीं कर पाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आपका गामा, ये पेपर, एल्यूमिनियम सबको ही क्या कर देता है? पेनिट्रेट कर देता है। ओके, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? गामा। ठीक, तो आपको रेडियो एक्टिविटी समझ में आया होगा कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली किसे कहते हैं। ठीक है, वो जो अनस्टेबल आपका होता है न्यूक्लियस, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए गिव ऑफ करता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ओके, उसी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। एंड इस गिव ऑफ के प्रोसेस में जो आप वो मतलब गिव ऑफ कर रहा है ना, कुछ दे रहा है, उसीलिए इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों होते हैं। अब बात ये है, मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाह रही हूँ यहाँ पे कि कभी भी जब हम रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते हैं या बात करते हैं, तो बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, या बड़ी नेगेटिविटी रहती है कि ये बहुत डेंजरस होता है, या बहुत ही रेडिएशन वाली चीज़ है, ये बहुत ही डेंजरस है ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, अच्छा नहीं है, जो भी। ओके, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए, कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ठीक है, जब ये डिके करता है, कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है यहाँ पे आपका, ठीक है,
एंड इसका डीके का प्रोसेस हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ रेडिएशन जो है इससे निकलती हैं, ठीक है। और जब भी कोई लिविंग बीइंग इसके सराउंडिंग में आता है तो क्या करता है, इसका जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है उसको ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, ठीक है, जिसे कहते हैं रेडिएशन पॉइजनिंग। ओके, इसी रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है डीएनए का वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको एक मतलब कि रेडियो एक्टिव को एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है। एक बड़ी ही फेमस सेइंग है कि द डोज मेक्स द पॉइजन, द डोज मेक्स द पॉइजन। मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज़ लिमिट में करेंगे, ठीक है, एक हद में करेंगे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, तो अगर वो चीज़ मान लो डेंजरस भी है, ठीक है, लेकिन अगर उसको बहुत ही लिमिट में कर रहे हो तो उसका जो पॉजिटिव साइड है, जो उसका एडवांटेज है, वो आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। मतलब ये एकदम सही बात है कि जब भी अनरेगुलेटेड अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल किसी भी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ही डेंजरस उसके इम्पैक्ट होते हैं उस पर, ठीक है, जैसे जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह, ठीक है। लेकिन ये भी सच है कि अगर रेगुलेटेड अमाउंट में हम उसको यूज़ करें, ठीक है, तो उससे हम बहुत सारे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। जैसे आप रेडियो एक्टिव आयोडीन का नाम सुना होगा आपने, रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है। ये क्या करता है, ये रेडिएशन थेरेपी में काम आता है, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी में काम आता है ये, ठीक है। एक होता है रेडियो एक्टिव टेक्टेनियम, ठीक है। ये जो बोन है, हार्ट है, इसमें कोई अगर डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसके डिटेक्शन में काम आता है ये, ठीक है। एक होता है रेडियो एक्टिव C14, ठीक है। ये मतलब ये बताता है कि कोई भी चीज़ है तो उसकी एज कितनी है, वो कितनी पुरानी है, कितनी नहीं है, ओके। एंड एक और है आपका एमरेशियम 241, ठीक है। एमरेशियम 241 क्या करता है कि ये स्मोक अलार्म्स में यूज़ किया जाता है, स्मोक अलार्म्स में, ठीक है। एंड ये अलार्म्स में यूज़ किया जाता है तो ये बहुत सारे लाइफ को भी, 1000 ऑफ लाइफ्स को भी सेव करता है। तो आपने देखा कि यही सेम रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो हम इन सब चीज़ों में काम में ला रहे हैं, इससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको एक लिमिट में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लिमिट में यूज़ करोगे तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के आप फ़ायदे भी उठा सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द डोज, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कभी भी आप रेडियो एक्टिव मटेरियल या न्यूक्लियर एनर्जी इनकी बात सुनो तो एक उसका एक रॉन्ग परसेप्शन बनाने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप अगर सही से इसको पढ़ोगे एंड इसके फ़ायदे भी जानोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम इससे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।